नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने आर एस मेकर यूट्यूब चैनल पे मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास देखते हैं कि जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन को देखा था, जिसमें राजस्थान को भौगोलिक आधार पर चार भागों में बांटा था, जिसमें पहला था अपना पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। तो देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय भाग एक बार मैप के अंदर लोकेशन में वापस दर्शाते हैं ताकि मैप को अच्छे से याद किया जा सके। तो जैसा कि एक बार मैप के अंदर दर्शा देते हैं, तो ये अपने यहाँ पर थी अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला होगी। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला के ये वाला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, बाद में ये अरावली पर्वतमाला, ये पूर्वी मैदानी भाग, और ये हाड़ौती का पठार का पठार। तो दोस्तों, ये अपने भौगोलिक विभाजन के आधार पर चार भागों में बांटा था। तो उसके अंदर अपने पहला भाग लिया था, जिसमें पहला भाग लिया था पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जिसमें सबसे पहले अपने इसकी सामान्य जानकारी देखी थी, जिसमें इसका क्षेत्रफल देखा था। वो देखा था राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%। दूसरा पॉइंट इसमें देखा था कि इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो थी अपने 40%। और उसके बाद में अगला पॉइंट देखा तो वो था जिले इसमें कितने हैं, जिलों की संख्या, तो वो है 12। और इसमें एक और भी पॉइंट देखा था कि अपने जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में स्थित जिलों की संख्या 13 है, जिसमें 12 जिले तो अपने ये मरुस्थलीय जिले हैं और 13वां जिला सिरोही है, जो कि अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। उसके बाद में अगला देखा था, वो देखा था यहाँ पर मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो वो रेतीली मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, इसको एक अन्य नाम भी है, वो है बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। उसके बाद में अगली इसकी एक और विशेषता देखी थी, वो थी अगली विशेषता देखी थी वो क्या थी, तो वो थी अपने यहाँ की जलवायु को लेकर कि यहाँ पर जलवायु किस टाइप की है। तो ये जलवायु, तो जलवायु यहाँ पर है शुष्क व अर्धशुष्क। ठीक है दोस्तों, अर्धशुष्क जलवायु। तो ये एक और पॉइंट देखा था कि यहाँ पर जलवायु कैसी है, तो जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था जो कि यहाँ पर वापस इसको अपने पश्चिमी मरुस्थलीय भाग था, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। उसका अगला पॉइंट वो था कि इसको थार का मरुस्थल और धार का मरुस्थल भी कहते हैं, और इसका निर्माण काल था, निर्माण काल वो था टर्शियरी काल। ठीक है दोस्तों, और इसका किस भाग के ऊपर हुआ है, तो वो हुआ था अपने 33 सागर, जो कि भूसंति था उसका ही भाग है पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि अपने जो कि राजस्थान के अंदर
थार का मरुस्थल है उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई देखी थी वो थी 740, चौड़ाई देखी थी तो चौड़ाई इसका आधे से थोड़ा सा कम था, वो था तो 300 किलोमीटर। और एक इसकी औसत ऊंचाई भी देखी थी, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई थी वो थी 200 से, यदि स्केल के अंदर देखते हैं तो 200 से 300 मीटर। और वहीं ये अपने किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और वहीं इसको एग्जैक्ट आंकड़ा ले तो वो 250 मीटर भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये 200 और 300 के बीच का जो औसत होगा वो होगा 250। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था कि मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। मरुस्थल का क्षेत्रफल तो वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मरुस्थल का ढाल देखा था, तो मरुस्थल का ढाल के तो किस आधार पे देखा था, मरुस्थल का ढाल तो इसको देखा था आपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये किस आधार पे था दोस्तों, तो ये अपने जो कि लूणी नदी है जो कि अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है, जो कि नागपाड़ी है वो अपने उत्तर पूर्व में स्थित है और उसका बहाव है वो कच्छ के रण की तरफ है। तो कच्छ का रण है वो जालोर जिले के से लगता हुआ अपने गुजरात के अंदर स्थित है, तो वहाँ पर इसका बहाव क्षेत्र यानी वहाँ पर ये जाके प्रवाहित होती है। तो इसके अंदर वो लूणी नदी के आधार पर इसको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के अंदर इसका एंडिंग पॉइंट है लूणी नदी का। तो इस आधार पर इसका जो कि पश्चिमी मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उसके बाद में अगला पॉइंट इसी के अंदर देखा था कि मरुस्थल है वो अपना ये मरुस्थलीय भाग था, उसको अध्ययन की दृष्टि से पुनः हमने पहले तो अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया था। उसमें पहला था, एक था ना शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसमें शुष्क मरुस्थल था, उसका एक अन्य नाम भी देखा था, वो था अपने जो कि राठी नस्ल की गाय, तो राठी प्रदेश, ठीक है दोस्तों, राठी प्रदेश। और दूसरी इसकी परिभाषा थी वो थी 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्र को अपने शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसी शुष्क मरुस्थल को वापस अध्ययन की सुविधा के लिए वापस दो भागों के अंदर विभाजित किया था। तो वो विभाजित किस आधार पे था, तो वो था अपने बालू का स्तूप के आधार पर। बालू का स्तूप के आधार पर वापस दो भागों में विभाजित किया था। तो इसमें एक तो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक था मुक्त प्रदेश और दूसरा था युक्त प्रदेश। जिसमें मुक्त प्रदेश था वो अपने 41.5% भाग था, वहीं युक्त प्रदेश था वो 58.5% भाग था। तो दोस्तों ये दो आंकड़े आप याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और कई बार ऐसे ऑप्शनल एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। और यदि आप RS मेंस का लिखते हो और पश्चिमी मरुस्थल का देख के आपको भौगोलिक विभाजन पूछे तो उसके अंदर ये आंकड़े यदि दर्शाए जाते हैं तो अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। उसके बाद में जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश देखा, तो उसकी पहले तो ये कोष्टक के अंदर आंकड़ा लिख दीजिए। उसके बाद में इसकी परिभाषा देखी थी कि वह शुष्क मरुस्थल का भाग जहाँ पर अपने बालू का स्तूप
नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल मरुस्थल पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे हमादा कहा जाता है। उस क्षेत्र को अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था कि इसका विस्तार किन क्षेत्रों के अंदर है। तो विस्तार के अंदर देखा था, तो पहला देखा था वो देखा था जैसलमेर। जैसलमेर के दो क्षेत्र याद किए थे, तो दो क्षेत्र थे, एक तो था अपना पोखरण और दूसरा क्षेत्र था वो था रामगढ़। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा ज़िला देखा था, तो वो देखा था जोधपुर, और जोधपुर का भी एक पर्टिकुलर स्थान याद रखना, वो था फलोदी। उसके बाद में तीसरा ज़िला देखा था, वो देखा था बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर भी एक स्थान देखा था जो कि बालोतरा था। ठीक है दोस्तों, ये अपने बालोतरा। उसके बाद में यहाँ पर एक इन तीन स्थानों को मिलाते हैं, यदि पोखरण, फलोदी और बाड़मेर को, तो एक ट्रायंगल का भी निर्माण होता है। तो वो ट्रायंगल था अपना यहाँ पर ये पोखरण, यहाँ पर था अपना फलोदी और यहाँ बालोतरा। इसके जो 20 का भाग है उसको हमादा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। हमादा का अर्थ होता है पथरीला मरुस्थल, यानी पथरीला चट्टानी भाग। पथरीला मरुस्थल होता है उसको अपने हमादा कहा जाता है। उसके बाद में अगले जो कि पॉइंट था वो था आज का अपना बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो दोस्तों आज की क्लास की यहाँ से शुरुआत, जो कि पहले रिवीजन कर लिया आपने, तो बालू का स्तूप प्रदेश जो कि शोषक मरुस्थल का भाग है, और इसका जो कि क्षेत्र है वो शोषक मरुस्थल का अपने कितना है, तो 58.5% भाग है शोषक मरुस्थल का। उस क्षेत्र में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। और बालू का स्तूप क्या होता है, तो देखिए एक बार कि ये अपने जो कि मरुस्थल के अंदर पवन चलती हैं, पवन अपने साथ में मिट्टी का यानी सॉइल का निक्षेपण करती है। ठीक है, दूसरे स्थान पे निक्षेपण करती हैं, जिससे वहाँ पर एक बालू का स्तूप का निर्माण होता है। बालू का स्तूप यदि देखा जाए तो एक रेत का टीला ही होता है। तो क्या होता है कि दोस्तों एक बार देखिए आप कि ये जो पवन की डायरेक्शन है, ये अपने साथ में यहाँ पर ये मिट्टी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये अपने साथ में उड़ा के ले जाती हैं और दूसरे जगह पर इसको निक्षेपित करती हैं। ये यहाँ पर मिट्टी निक्षेपित हो गई, जिससे ये एक रेत का टीला बन गया, जिससे ये बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप याद रखिए कि पवन होती है वो अपने साथ में मिट्टी को उड़ा ले जाती है और दूसरे स्थान पर उसका निक्षेपण कर देती हैं, जिससे एक मिट्टी का टीला बन जाता है, उसे बालू का स्तूप कहते हैं। और ये बालू का स्तूप है वो कि जब तो इसकी अब बालू का स्तूप की यदि परिभाषा पूछा जाता है, जो कि मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछी जा सकती हैं कि बालू का स्तूप की परिभाषा 20 शब्द के अंदर, तो जब पवन के द्वारा, तो उसी जो कि पहले देखा उसके आधार पर, जब पवन या हवा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, हवा के द्वारा रेत या मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर
निक्षेपण किया जाता है तो उससे बनने वाली जो कि स्थलाकृति होती है, ठीक है ना, स्थलाकृति, उसे बालू का स्तूप कहते हैं। और यदि ये परिभाषा ऐसे पूछी जाती हैं तो आप बालू का स्तूप कहते हैं। यदि परिभाषा 20 शब्द के अंदर पूछा जाता है तो उसके बाद में आप क्या लिखोगे अगला पॉइंट, तो अगले पॉइंट के अंदर ये इस टाइप से एक बंद डायग्राम बना दीजिए कि ये पवन, ये डायरेक्शन बता दीजिए। उसके बाद में ये मिट्टी और ये निक्षेपण, डिपॉजिट, ठीक है दोस्तों, कि जो कि विंड होती है वो अपने साथ में सॉइल ले जाती है और उसका दूसरे स्थान पर निक्षेपण कर देती है। इसको 20 में ऐसे तीर से दर्शा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसे बना दीजिए और आगे बालू का स्तूप लिख दीजिए, जिससे कि उनको ये ऐसे परिभाषा के आधार पर वैसे ही बना हुआ है तो उसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, परिभाषा से आप बना सकते हैं। उसके बाद में अगला, जैसे कि उदाहरण के अंदर आप 20 शब्द में पूछा जाता है तो उदाहरण लिख दीजिए पैराबोलिक और बरखान। यदि 20 शब्द के अंदर पूछा जाता है तो दोस्तों ये आंसर अपने 20 शब्दों के अंदर पूछा जाता है 2 नंबर में, तो इतना आंसर 20 शब्दों के अंदर, तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद में यदि और भी लाइन बचती हैं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो ये भी आप लिख सकते हो कि बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वाधिक अपने जैसलमेर ज़िले में, जो कि सबसे बड़ा ज़िला है, वहाँ पर सर्वाधिक हैं। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें ये भी बन सकता है कि सभी प्रकार के, यानी सर्वाधिक प्रकार के, ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जोधपुर के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर 2 क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप यदि पूछा जाता है तो वो अपने जैसलमेर जिला होगा, सर्वाधिक बालू का स्तूप बड़ा। और वहीं सभी प्रकार के बालू का स्तूप पूछा जाता है तो उसका आंसर जोधपुर जिला होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला पॉइंट आज देखेंगे कि यदि इसी को 5 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि बालू का स्तूप क्या है, इसकी परिभाषा सहित इसके प्रकारों को बताइए, तो इसके अंदर प्रकार भी लिखने होंगे। तो परिभाषा तो वही होगी, उसके बाद में प्रकार, तो बालू का स्तूपों के प्रकार इसके अंदर पहला देखेंगे वो होगा आज हमारा अपने बरखान, ठीक है दोस्तों। पहला बालू का स्तूप बरखान होगा। तो बरखान के बारे में क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि जो बरखान होता है वो अर्धचंद्राकार आकृति का होता है, ठीक है दोस्तों। ये बरखान बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार आकृति होगा बरखान। ये बरखान अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। उसके बाद में बरखान की जो बाहर वाला भाग होता है ना, उसको तो कहते हैं उत्तल भाग, और जो कि अंदर वाला ये भाग होता है उसको कहते हैं अवतल भाग। यानी बाहर वाला भाग ये जो कि ये भाग है उसको तो अपने कॉन्वेक्स, और दूसरा भाग होता है वो अपना ये कॉनकेव भाग। इसके बाद में ये बाहर वाले उत्तल भाग की ओर ये यहाँ से ऐसे पवन का ये वो डायरेक्शन होता है, और उसके बाद में इसकी ऊंचाई होती है वो 10 से 20 मीटर होती है औसतन ऊंचाई, और चौड़ाई होती है वो होती है 100 से 200 मीटर। दोस्तों ये 100 से 200 मीटर, मीटर के अंदर, किलोमीटर में, ये भी ध्यान रखना।
कई बार ऐसे किलोमीटर में दे रखी होती है तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में इसकी परिभाषा क्या बनेगी बरखान की, तो इसकी परिभाषा बनेगी जब पवन के द्वारा, यानी जब पवन या हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण यानी डिपॉजिट अर्ध संद्रागार आकृति में किया जाता है, आकृति में किया जाता है, तो उससे बनने वाली स्थलाकृति को बरखान कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये साइड में जो यहाँ पर यदि मेंस की लिख रहे हो तो आप यहाँ पर इसका छोटा सा ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, और यहाँ ये आवाज़ दर्शा दी, यहाँ पर ये उत्तर भाग लिख देना और यहाँ अवतर। उसके बाद ये जो डायरेक्शन बताइए यदि वो लिखते हो तो भी सही है और नहीं लिखते हो तो भी उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद में अगला पॉइंट होगा वो होगा कि बरखान बालुका स्तूप की, ये जो कि बरखान बालुका स्तूप है जो कि सर्वाधिक गतिशील सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है, जिसका कारण होगा जिसके कारण सर्वाधिक मरुस्थलीकरण बरखान से होता है, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण बरखान से होता है। तो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थलीकरण में योगदान देने वाला सर्वाधिक बालुका स्तूप है, तो उसका आंसर होगा वो बालुका स्तूप। कौन सा होगा, तो वो होगा अपना बरखान बालुका स्तूप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला है कि जो बरखान बालुका स्तूप है ये सर्वाधिक किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, तो यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो वहाँ पर इसका आंसर होगा शेखावटी क्षेत्र में। और वहीं यदि इसका पर्टिकुलर कोई जिला दिया जाता है शेखावटी क्षेत्र का, तो उसके अंदर सर्वाधिक बरखान बालुका स्तूप वो चूरू जिले के अंदर हुए। ठीक है दोस्तों, कि यदि क्षेत्र दिया जाता है, ये तो शेखावटी क्षेत्र के आधार पर शेखावटी क्षेत्र हो गया। ठीक है। और वहीं यदि पर्टिकुलर कोई जिला दिया जाता है या स्थान दिया जाता है, तो वो अपना जिला या स्थान दिया जाता है, तो उसके अंदर कौन सा होगा, तो वो होगा चूरू जिला। उसके बाद में अगला देखेंगे कि ये बरखान हो गया, तो बरखान के बारे में क्या क्या देखा। तो बरखान के बारे में सबसे पहले तो देखा कि पवन के द्वारा जब मिट्टी का जमाव या निक्षेपण है वो चंद्रमा की अर्ध चंद्राकार आकृति में किया जाता है, तो उसे बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उसे बरखान बालुका स्तूप कहते हैं। और इसका जो पवन की दिशा के सामने भाग होता है उसको तो उत्तल भाग कहते हैं, और जो कि अपने अंदर वाला भाग होता है उसको अवतल भाग कहेंगे। और उसके बाद में इसकी औसत ऊंचाई होती है वो 10 से 20 मीटर होती है, और उसकी औसत चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर तक होती है। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र के अंदर। और वहीं जिला यदि पूछ ले तो वो होगा चूरू जिला। और दूसरा एक इसके अंदर ये पॉइंट देखा था कि बरखान बालुका स्तूप है वो सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है, और इसी कारण इनसे सर्वाधिक वो अपने मरुस्थलीकरण होता है, अतः बरखान का मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान है। उसके बाद में दूसरा बालुका स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप
तो इसके बारे में क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब क्या होता है कि हवा के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी का निक्षेपण, दोस्तों ये निक्षेपण, इसको डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट या जमाव, इसको जमाव भी बोल सकते हैं। निक्षेपण या डिपॉजिट अपने समकोण पर किया जाता है तो उससे बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो क्या परिभाषा हुई कि जब अपने हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों, अपने समकोण पर किया जाता है, तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। और इसका डायग्राम होगा वो कैसा होगा, तो डायग्राम बनाना चाहो तो ये अपने हवा का डायरेक्शन रहेगा, ये इसका कोई पॉइंट होगा जहाँ पर ये रेत यहाँ पर जमा होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका इस टाइप से जमा होता है, तो ये अपने समकोण पे जमा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो समकोण पर जब जमा होता है तो उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में देखेंगे तो सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर पहला जिला होगा वो होगा बाड़मेर। सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पूछा जाता है तो वो बाड़मेर में, और दूसरा इसी के अंदर जिला होगा वो होगा जोधपुर। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के अंदर आप ये दो जिले याद रखिए कि सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है और दूसरा ये वो है जोधपुर। उसके बाद में अगला पॉइंट अपने 3 नंबर बालू का स्तूप होगा, उसको देखेंगे अपने 3 नंबर, वो होगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप है तो वो क्या होता है, तो वो अपने जस्ट जो बरखान होता है ना उसका उल्टा होता है। जैसे कि देखिए आप, जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होगा ना तो वो किस टाइप से बनेगा, तो अपने ये पवन की दिशा के सामने बनेगा। तो किस टाइप से बनेगा, तो ये अपनी हवा है, तो इसका उसके अंदर तो देखा था कि जैसे कि बरखान के अंदर क्या था, तो बरखान के अंदर ये इस टाइप से बना था और ये हवा यहाँ से थी। तो इसके अंदर क्या है कि जो अवतल भाग है वो तो हवा के सामने है और उत्तल भाग है वो बाहर की साइड। ठीक है दोस्तों, जब इसके अंदर क्या था कि ये अवतल भाग ये था और ये उत्तल भाग था, तो इसके अंदर ये जस्ट इसका अपने जो बरखान बालू का स्तूप है उसका उल्टा बालू का स्तूप होता है। वो कौन सा होता है, तो वो अपने पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है। और उसके अंदर एक पॉइंट क्या याद रखना है, तो उसके अंदर देखिए एक बार, उसके अंदर आप पॉइंट याद रखिए कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा बालू का स्तूप है जो कि महिलाओं की जो हेयरपिन होती है ना, महिलाओं की हेयरपिन होती है उस आकृति का है हेयरपिन आकृति का कौन सा है, तो वो बालू का स्तूप होगा अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप। उसके बाद में अगला पॉइंट, इसके अंदर इसकी यदि परिभाषा बनानी हो तो इस आकृति के आधार पर परिभाषा बना सकते हैं कि महिलाओं की जो बालों की क्लिप होती है ना, बालों की क्लिप, या फिर इसको बालों की क्लिप आप नहीं लिखते, बालों की क्लिप नहीं लिखते हो तो इसको डायरेक्ट हेयर पिन भी लिख सकते हैं। हेयर पिन पुस्तक में हेयर पिन लिख दीजिए तो भी आपके सही हुई। यदि बालों की क्लिप इतना नहीं लिखते हो कि हेयर पिन यहाँ बरखान के विपरीत, या इसको क्योंकि यहाँ तो ये लिख दीजिए पैराबोलिक बालू का स्तूप की वे बालू का स्तूप जो कि महिलाओं की
महिलाओं के बालों की हेयरपिन की आकृति के बनते हैं उससे पैराबोलिक बाल का स्तूप कहते हैं। या फिर यहाँ इसको यहाँ लगा के इसको ये भी लिख सकते हो कि बरखान के विपरीत बनने वाला विपरीत जैसे आकृति या स्थलाकृति में बनने वाले जो बालू का स्तूप है, उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखना है कि पैराबोलिक बालू का स्तूप की परिभाषा पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर। ये क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। तो इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या है। तो इसके अंदर लिखना है पहले तो कि महिलाओं के बालों की हेयरपिन या बरखान के विपरीत जैसे स्थलाकृति में बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। और उसके बाद में क्या है, तो इसका डायग्राम बना दीजिए ये ऐसे करके, और ये हवा यहाँ पर दर्शा दीजिए और इसके अंदर बंद करके लिख दीजिए पैराबोलिक बालू का स्तूप। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखोगे, तो अगला पॉइंट पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार को लेकर लिखोगे। तो विस्तार को लेकर क्या पॉइंट बन सकता है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है पैराबोलिक का, तो वो होगा जैसलमेर के अंदर। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा बाड़मेर, तीसरा जोधपुर, और चौथा इसके अंदर होगा वो होगा बीकानेर। तो दोस्तों इसको इस पॉइंट के आधार पर भी याद रख सकते हो कि सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। तो जो 4 बड़े ज़िले हैं, उन 4 बड़े ज़िलों के अंदर अपना कौन सा है, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये 4 ज़िले यदि आप पॉइंट वाइज विस्तार के अंदर यदि पॉइंट वाइज दिखते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर्वाधिक जैसलमेर में, उसके बाद बाड़मेर में, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद बीकानेर। लेकिन यदि आप ऐसे वो आंसर राइटिंग के आधार पर लिखते हो तो उसके अंदर तो ये आप ऐसे लिख दीजिए, या इसको ऊंचे नीचे लिखने पर भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, तो इसकी एक ट्रिक होती है कि 4 बड़े ज़िले, तो JBB, तो इसके अंदर यही करना है कि ये बी को अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, दूसरा बी है उसको लास्ट में ले जाना बस। यदि आप क्रम के अंदर भी याद रखना चाहो तो भी याद आराम से रख पाओगे। उसके बाद में अगला है इसके बारे में पैराबोलिक बालू का स्तूप में। तो ये बालू का स्तूप सर्वाधिक सतह पर, ठीक है, तो सर्वाधिक सतह पर देखिए वैसे भी हो गया क्योंकि 4 बड़े ज़िले हैं उसी के अंदर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले बालू का स्तूप है वो कौन से, तो वो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। और उसकी अगली लाइन ये भी लिख सकते हो आप कि 4 बड़े ज़िलों के अंदर तो पाए गए। उसके बाद में ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय ज़िलों में भी पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट सही होगा क्योंकि 4 बड़े ज़िलों के अंदर पाए गए। उसके बाद में ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक ज़िलों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला बालू का स्तूप है वो देखेंगे अनुदैर्य बालू का स्तूप। तो अगला होगा वो होगा अनुदैर्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्य बालू का स्तूप के बारे में यदि आपको पूछा जाता है तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे, तो जब पवन के, देखो जो पहला आपने देखा अभी अनुप्रस्थ वाला देखा ना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उसके अंदर परिभाषा में हमने लिखा था कि जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण है वो अपने समकोण पर किया जाता है, ठीक है, समकोण लिखा था ना। तो उसी जगह एक इसके अंदर नया पॉइंट क्या लिख देना है कि जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अपने समानांतर किया जाता है तो उससे बनने वाली जो स्थलाकृति होगी उसको क्या कहेंगे, तो अनुदैर्य बालू का स्तूप कहेंगे। तो क्या परिभाषा बनी दोस्तों कि जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अपने समानांतर किया जाता है तो उससे बनने वाला जो स्थलाकृति होगी उसे अनुदैर्य बालू का स्तूप कहेंगे। और ये इसकी आकृति किस टाइप की होगी, तो एक बार आकृति देखिएगा कि यहाँ से पवन का डायरेक्शन है इस साइड से चल रही है, ठीक है दोस्तों।
ये पवन का डायरेक्शन है। उसके बाद में ये यहाँ पर ये मिट्टी का निक्षेपण हो गया मानो। तो देखिए ये जो आकृति बनी ना, तो ये अपने समानांतर बनी है। तो पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण अपने समानांतर किया जाता है तो उससे जो बनने वाली स्थलाकृति होती है उसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहेंगे। और उसके बाद में इसका अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो यदि सर्वाधिक का पूछा जाता है तो वो होगा अपना जैसलमेर जिला। और अगला इसका पॉइंट और हो सकता है वो होगा क्या होगा, तो कि ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है ना, इसको एक अन्य नाम भी है, वो नाम है रेखिक बालू का स्तूप। इसको रेखिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और इसका अगला पॉइंट होगा कि जो लोनी नदी का बेसिन भाग है ना, लोनी नदी बेसिन भाग, उस क्षेत्र के अंदर भी ये अपने अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसके अंदर अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में क्या पॉइंट हुए, तो सबसे पहले तो ये परिभाषा होगी, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण हवा के समानांतर किया जाता है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण हवा के समानांतर किया जाता है तो उससे बनने वाली स्थलाकृति अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। इससे रैखिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, तथा जो कि लोनी नदी का बेसिन क्षेत्र है उसमें भी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये परिभाषा लिखने पर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन यदि बनता है तो हो जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है वो होगा सीप बालू का स्तूप। ये 5वां बालू का स्तूप है तो वो होगा सीप बालू का स्तूप। तो सीप बालू का स्तूप के बारे में क्या होगा, तो सीप बालू का स्तूप है वो वैसे तो देखा जाए तो अपने बरखान के टाइप का ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो पवन का डायरेक्शन होता है ना, तो वो अपने जो वायव्य कोण होते हैं उनकी दिशा के अनुरूप होता है। तो कैसे होगा, तो जैसे कि पहले देखा कि जो बरखान था ना, ये बरखान, तो इसका तो ये हवा का डायरेक्शन ये रहेगा। जबकि जो अपने सीप बालू का स्तूप होगा ना, तो सीप बालू का स्तूप का कैसे रहेगा, तो इसका ये अपने इस टाइप से हवा का डायरेक्शन रहेगा सीप बालू का स्तूप का। तो क्या होगा, तो कि बरखान के निर्माण के दौरान इसकी परिभाषा क्या होगी, सीप के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो देखिए पहले तो हवा का डायरेक्शन ये था जैसे कि पूर्व से, अब क्या हो गया, तो उत्तर पूर्व से हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन था, तो पहले ये दिशा थी पूर्व थी, पूर्व से क्या हुआ, उत्तर पूर्व से अपनी पवन चलने लगी होता है। तो बरखान की एक भुजा एक और बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, देखिए कि यहाँ से ये उत्तर पूर्व से हुआ, तो ये भुजा तो देखिए नहीं यहीं रहेगी, और ये भुजा ये बढ़ गई। तो जो ये इस टाइप की बनती हैं, उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे सीप कहा जाता है। और इस सीप के अंदर क्या अगला पॉइंट रहेगा, तो वो रहेगा कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो विस्तार के अंदर मुख्यतः 3 जिले, एक तो अपना शेखावाटी क्षेत्र से शुरू ले लेंगे, उसके बाद में दूसरा जिला होगा वो होगा जैसलमेर, और तीसरा बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ये 3 जिलों के अंदर सीप का वो बालू का स्तूप है, उनका विस्तार है। उसके बाद में इसके अगला पॉइंट होगा 6 नंबर बालू का स्तूप। 6 नंबर बालू का स्तूप लेंगे वो लेंगे सब्र कापिस बालू का स्तूप। तो इसके अंदर इस शब्द के अंदर देखिए कि सब्र का अर्थ क्या होता है, तो सब्र का अर्थ होता है झाड़ी। जो छोटे छोटे पौधों से जो झाड़ी पैदा होती है उसे सब्र कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मानो कि देखिए
छोटी छोटी झाड़ी है। और यहाँ से ये हवा चल रही है तो हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होगा। ये मिट्टी का यहाँ पर निक्षेपण हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये बालू का स्तूप बन रहा है, यानी झाड़ी के सारे यहाँ झाड़ी के पास में जब ये छोटे छोटे बालू का स्तूप बन जाते हैं तो इन्हें ये क्या कहते हैं, सब्रकाफिस, बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी सब्रकाफिस की? तो जब छोटी छोटी झाड़ियों के किनारे छोटे छोटे बालू का स्तूप हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण करके निर्मित किए जाते हैं, उन्हें सब्रकाफिस कहते हैं। ये बालू का स्तूप, इसका अगला पॉइंट रहेगा कि सब्रकाफिस जो बालू का स्तूप है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर रहेगा एक तो जैसलमेर, पहला क्षेत्र जैसलमेर, उसके बाद में दूसरा जोधपुर और तीसरा बाड़मेर। तो इन क्षेत्र के अंदर ये सब्रकाफिस पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला जो बालू का स्तूप होगा वो होगा अपना 7 नंबर बालू का स्तूप। ये 7 नंबर बालू का स्तूप, तो वो कौन सा है? तो वो है नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क बालू का स्तूप में क्या हुआ? तो देखिएगा, नेटवर्क बालू का स्तूप किस टाइप का होता है? तो पहले नेटवर्क का क्या अर्थ होता है? तो नेटवर्क के अर्थ से समझेंगे कि नेटवर्क का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जैसे कि दो ये पर्सन है और यदि ये दोनों पास पास में होते हैं तो इनके बीच में नेटवर्क होता है। कहने का अर्थ तो यही होता है ना कि नेटवर्क का अर्थ होता है कि आपस में यानी पास पास में होना। तो जैसे कि दो बालू का स्तूप है और वो ये दोनों पास पास में है, जैसे कि दो या दो से अधिक भी ऐसे पास पास में बालू का स्तूप है, तो उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप में कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आपस में जुड़े हुए या फिर एक दूसरे से पास पास में स्थित बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये तो वैसे देखा जाए जहाँ पर बालू का स्तूप है वहाँ पर हर क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि जैसे कि देखिए आप, ये बरखान है, ठीक है, मिनट, ये बरखान बालू का स्तूप। तो ये ऐसे पास पास में बन गए तो भी ये नेटवर्क बालू का स्तूप हो गया। और यदि वहीं पर पवन की दिशा चेंज हो गई इसके अंदर, कि पवन की दिशा चेंज हो गई और ये अपने कौन सा बालू का स्तूप बन गया? शिप बालू का स्तूप। यदि ये शिप बालू का स्तूप बन जाता है तो भी इसको नेटवर्क बालू का स्तूप कहेंगे कि एक तो बरखान है, दूसरा शिप बालू का स्तूप। यदि ये पास पास में स्थित है तो इन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहेंगे। और ये किसी भी क्षेत्र में पास पास में भी दोनों प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि जबकि पहला जो था वो बरखान बालू का स्तूप बन रहा था, उसके बाद में बरखान बनते बनते हवा की दिशा के अंदर परिवर्तन हो जाता है, तो उससे बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें शिप बालू का स्तूप कहते हैं। और ये शिप बालू का स्तूप भी पास में बन सकता है। तो यदि जब दो या दो से अधिक बालू का स्तूप पास पास में स्थित होते हैं या संलग्न होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें ऐसी स्थलाकृति को अपने नेटवर्क बालू का स्तूप कहेंगे। और उसके बाद में अपना लास्ट बालू का स्तूप होगा वो होगा 8 नंबर, और वो कौन सा होगा? तो वो होगा तारानुमा। तो तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप की परिभाषा क्या होगी? तो तारानुमा बालू का स्तूप होगा कि किस आकृति का होगा? तो तारे की आकृति, यानी एग्जैक्ट तारे की आकृति कभी नहीं होगा। देखिए आप तारे की आकृति देखें तो वो तो इस टाइप की होती है, और ये तारानुमा बालू का स्तूप है वो किस टाइप का होगा? तो उसकी आकृति होगी, वो होगी इस टाइप की हो सकती है, या फिर
टाइप की भी हो सकती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे बालू का स्तूप, और ये किस कारण से बनेंगे, तो मानो कि एक बार इस साइड से ये पवन की डायरेक्शन ये थी, वापस घूमी तो ये हो गई, ये हो गई, तो ये और ये। तो इसका अर्थ ये होगा कि इन बालू का स्तूपों का यानी तारानुमा बालू का स्तूपों का निर्माण अनियमित पवनों की दिशा में अनियमित पवनों की दिशा में परिवर्तन होने के कारण होता है। और इन बालू का स्तूपों के अंदर एक मुख्य विशेषता तारानुमा बालू का स्तूप की क्या होगी, तो इसके अंदर 3 भुजा का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, कि जो तारानुमा बालू का स्तूप होता है ना, उसके अंदर 3 भुजा का होना अनिवार्य है। यदि मानो कि 3 नहीं है, 2 ही है, तो 2 होगी तो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, कि जैसे कि ये 2, तो ये कौन सा बालू का स्तूप हो गया, तो ये अपने बरखान के विपरीत कौन सा होता है, तो वो होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बन गया। तो इसका मतलब इसके अंदर अपने ये हो गया कौन सा बालू का स्तूप, एक बार देखिए कि ये अपने हो गया बरखान। और जब बरखान के विपरीत बनता है बालू का स्तूप, तो वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। यानी जब ये तारेनुमा वैसे 2 भुजाएं होगी, और 2 भुजा होगी तो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप हो गए। और इसके अंदर भी ये एक भुजा, एक ये भुजा, 2, तो ये बरखान बालू का स्तूप हो गए। लेकिन जो अपने तारानुमा बालू का स्तूप होगा उसके अंदर देखो ये 3 भुजा का होना अनिवार्य है। तो ये 3 भुजा होने पर एक बार यहाँ से इस टाइप से, तो ये 3 भुजा है, तो इसका मतलब ये तारानुमा बालू का स्तूप होगा। और तारानुमा बालू का स्तूप है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि तारानुमा बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, दूसरा अपने गंगानगर, और गंगानगर के अंदर यदि पर्टिकुलर क्षेत्र दिया जाता है तो वो होगा अपने सूरतगढ़। सूरत यदि जिला दिया जाता है तो गंगानगर हो जाएगा। आप RS मेंस का लिख रहे हो तो गंगानगर लिखते हो तो अभी सही हो जाएगा, यदि आप सूरतगढ़ ऐसे पर्टिकुलर उस टाइम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है वो होगा बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ये बीकानेर। तो अपने तारानुमा बालू का स्तूप है स्टार टाइप के, वो जैसलमेर में सर्वाधिक, उसके बाद में गंगानगर का पर्टिकुलर स्थान दिया जाए तो सूरतगढ़, और उसके बाद में तीसरा जिला हो जाएगा बीकानेर। उसके बाद में ये अपने आज की क्लास के अंदर राजस्थान के अंदर बालू का स्तूपों से संबंधित क्लास देखी, जिसके अंदर आज की क्लास की शुरुआत अपने ये पहले शुष्क घाटी प्रदेश, जो कि कल की क्लास का पॉइंट था, जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र था, उसको अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश नाम दिया था। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था अपने शुष्क प्रदेश था, उसको वापस 2 भागों के अंदर विभाजित किया था। किस आधार पे, तो वो किया था बालू का स्तूप आधार पर। तो बालू का स्तूप आधार पर 2 भाग कौन कौन से देखे थे, तो उसके अंदर पहला भाग देखा था वो देखा था बालू का स्तूप युक्त अपने मुक्त क्षेत्र, और दूसरा देखा था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, तो वो अपने 41.5% है, और वहीं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो कितना है, तो वो 58.5% क्षेत्रफल पर स्थित है। उसके बाद में अगला देखा वो देखा ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, उसकी परिभाषा रहेगी कि वह शुष्क मरुस्थल का भाग जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, अपने ये बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। तो जिससे मादा कहा जाता है उसे अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। और ये मुख्यतः किन क्षेत्रों में है, तो पहला देखा जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर में 2 स्थान देखे थे, एक तो पोखरण देखा था और दूसरा रामगढ़। दूसरा जिला देखा है अपने जोधपुर,
जोधपुर के अंदर एक पर्टिकुलर स्थान देखा था, वो देखा था फलोदी। उसके बाद में अगला देखा अपने जिला देखा था, वो देखा था बाड़मेर, और बाड़मेर का पर्टिकुलर स्थान था वो था अपने बालोतरा। तो इन तीन क्षेत्रों के आधार पर ये अपने एक ट्रायंगल नुमा आकृति के अंदर भी बनता है। तो वो ट्रायंगल नुमा आकृति के अंदर कौन से स्थान लिए? तो पोखरण, पोखरण के बाद में अपने बालोतरा, बाड़मेर का और फलोदी जोधपुर का, जिससे उनके बीच की जो आकृति ट्रायंगल नुमा है और उसे ट्रायंगल नुमा आकृति उससे हमादा कहते हैं। हमादा का अर्थ होता है पत्थरीला मरुस्थल। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो कि आज की क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट था, वो था 58.5% क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अपने शुष्क मरुस्थल का 58.5% क्षेत्र। उसके अंदर क्या रहेगा कि बालू का स्तूप क्या होता है? तो कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का अपने साथ में उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपण किया जाता है, तो उनसे जो स्थलाकृति बनती है उसे बालू का स्तूप कहते हैं। तो बालू का स्तूप की परिभाषा क्या देखी थी आज? तो 2 नंबर के अंदर यदि पूछा जाता है तो ये पूछी जा सकती है बालू का स्तूप क्या है। तो इसके अंदर लिखना है कि जब पवन के द्वारा रेत या मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण या डिपॉजिट किया जाता है, तो उससे बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उससे बालू का स्तूप कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं कि पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो उससे आगे ये पॉइंट लिख देना है कि बालू का स्तूप, यानी उससे ये परिभाषा भी इससे बन सकती है पूरी। तो उसके बाद में इसके 2 उदाहरण बताने हैं, पैराबोलिक और बरखान। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार के आधार पर नहीं। उसके बाद में देखा कि बालू का स्तूप सर्वाधिक यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक होगा वो जैसलमेर में। उसके बाद में सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो वो अपने जोधपुर में पाए जाते हैं। उसके लिए उसके बाद में अपने बालू का स्तूपों के प्रकारों के बारे में देखा। तो प्रकार के बारे में क्या क्या देखे? तो पहला देखा वो देखा बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान बालू का स्तूप के बारे में क्या देखा है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है तो उससे बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उससे बरखान कहा जाता है। उसके बाद में ये बरखान का डायग्राम भी बनाया था कि जो इसका पवन की दिशा के भाग है उसको तो अपने उत्तल कहते हैं, और जो पवन की विपरीत दिशा में भाग होता है उसे अवतल कहते हैं। उसके बाद में इसकी ऊंचाई देखिए, वो औसत ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर, और इसकी चौड़ाई होती है वो 200 से 3 अपने 100 से 200 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बालू का अपने बरखान बालू का स्तूप है वो कहाँ है? तो सिकावटी क्षेत्र में, और यदि जिला दिया जाए तो शुरू के अंदर। उसके बाद में बरखान बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होता है, इसीलिए ये सर्वाधिक मरुस्थलीकरण करता है। तो बरखान बालू का स्तूप का मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान है, यदि ऐसा पूछा जाता है तो वो सही होगा। उसके बाद में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखा। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है? तो कि जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव समकोण पर किया जाता है तो उससे बनने वाली जो स्थलाकृति होती है उसे अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। उसके बाद में ये आकृति भी देखिए। उसके बाद अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक बाड़मेर में और दूसरे स्थान पर जोधपुर में। उसके बाद में दूसरा देखा था अपने तीसरा पैराबोलिक बालू का स्तूप, वो था कि महिलाओं की जो हेयरपिन होती है उसकी आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। उसके बाद में पैराबोलिक बालू का स्तूपों की दूसरी विशेषता क्या होती है? तो ये अपने जो बरखान होते हैं उनके विपरीत या विपरीत जैसे बालू का स्तूप होते हैं। उसके बाद में ये पैराबोलिक बालू का स्तूप होगा। उसके बाद में इनका विस्तार किन क्षेत्र के अंदर है? तो विस्तार की यदि पूछा जाता है तो वैसे तो राजस्थान के मुश्तलिफ जिले हैं वहाँ सभी जिलों में है, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो सर्वाधिक विस्तार अपने 4 बड़े जिले हैं, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर को लास्ट में कर देना है 4 जिलों में। उसके बाद में बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ऐसे। तो ये 4 जिलों में, और सभी यदि ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान के सभी मुश्तलिफ जिलों में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है तो उसका आंसर भी पैराबोलिक बालू का स्तूप होगा। ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होता है कि अनुप्रस्थ के अंदर तो बालू का स्तूप होते हैं वो हवा के समकोण पर बनते हैं, जबकि हवा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं ना उसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। तो उसके अंदर ये डायरेक्शन भी देखी थी और ये अपने आकृति भी बनाई थी। उसके बाद में अनुदैर्घ्य सर्वाधिक बालू का स्तूप है वहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है उन्हें रेखिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और यदि ये कोई लूणी अपनी जो लूणी नदी बेसिन क्षेत्र है उसके अंदर भी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखें सीप बालू का स्तूप। तो सीप बालू का स्तूप क्या होता है? जो कि जब
बर्खान बालू स्तूप का निर्माण हो रहा होता है और पवन की दिशा में एकाएक परिवर्तन हो जाता है, तो उससे जो बालू स्तूप बनते हैं, जिससे अपने बर्खान अंदर एक भाग तो अपना एक लाइन तो बढ़ जाती है और एक लाइन संकड़ी रह जाती है, तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे सिख बालू का स्तूप कहते हैं। तो उसकी विस्तार सिख बालू का स्तूप का किन जिलों के अंदर है, तो विस्तार देखा आपने, वो देखा सुरू, जैसलमेर और बीकानेर में। उसके बाद में अगला देखा सब्र का बीज, तो सब्र का अब अर्थ होता है झाड़ी, तो झाड़ी के किनारे बनने वाले छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें सब्र का बीज बालू का स्तूप कहते हैं। और ये सब्र का बीज बालू का स्तूप है वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो अपने देखे जिले भी देखे थे, तो जिले कौन से देखे थे, तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। उसके बाद में अगला देखा नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है, जब दो या दो से अधिक बालू का स्तूप पास पास में स्थित होते हैं तो उनसे जो स्थलाकृति बनती है उसे नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। उसके बाद में अगला देखा तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप क्या होता है कि जब पवन की दिशाओं में अनियमित परिवर्तन होता है तो उससे जो स्थलाकृति बनती है मिट्टी जमाव से, तो उसे तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसके अंदर कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए। उसके बाद में अगला देखा कि ये तारानुमा अपने बालू का स्तूप है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पहले स्थान पर है वो है जैसलमेर, दूसरे स्थान पर गंगानगर, और यदि गंगानगर का पर्टिकुलर स्थान दिया जाता है तो वो होगा अपने सूरतगढ़, उसके बाद में बीकानेर। तो दोस्तों आज जो कि बालू का स्तूप को लेकर अपने शुष्क मरुस्थलीय भाग है उसका दूसरा पॉइंट था बालू का युक्त प्रदेश, उसको देखा। और कल की क्लास का अपना दूसरा पॉइंट रहेगा मरुस्थल का दूसरा भाग अध्ययन की दृष्टि से, जैसे कि 2 भागों के अंदर ये पश्चिमी मरुस्थल था, उसको 2 भागों में, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक था अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल था वो था 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और अपने 50 सेंटीमीटर, और ये था 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो जो शुष्क मरुस्थल था वो तो आज अपना पूरा हो गया पॉइंट, और कल का जो अगली क्लास का पॉइंट रहेगा वो रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थल को लेकर। तो चलिए दोस्तों आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, और कल की क्लास का अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थल, तो उसको कल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को ये भी समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।